टुडेज टॉपिक बोहर थ्योरी इन हाइड्रोजन एटम। यहां पर हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक में बोहर थ्योरी से पोस्टुलेट जो लिंक करे थे वो सारे डिस्कस कर लिए। तो नंबर 1 क्या है इसमें, डिटरमिनेशन ऑफ रेडियस। अब कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन एटम को क्यों लेते हैं? हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। पता क्या है? हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता बल्कि एक प्रोटॉन, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो r डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। इसका मास कितना है m, चार्ज कितना है इस पर e1, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज e2। ठीक है, अब यहां पर एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन है इक्वल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। एक वो फोर्स है जो कि हर पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और एक वो फोर्स है जो कि हर पॉइंट पर इसको न्यूक्लियस पर गिराने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन ना ही न्यूक्लियस पे गिर रहा है और ना ही बाहर किसी पॉइंट पे निकल रहा है। इट मींस दैट यहां पर इक्विलिब्रियम है। तो एट इक्विलिब्रियम, centripetal force will be equals to centrifugal force। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप इसमें क्या बराबर। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लोअर फिजिक्स के अंदर जो आपके क्लासेस हैं मैट्रिक स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या था भाई, mv²/r। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से निकाला? अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या था? If two charges Q1 Q2 are at a distance of r from each other, then there must be force of attraction or repulsion between them। दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर हैं Q1 Q2, तो इन दोनों के दरमियान या तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या कोई ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। वो क्या थी? अकॉर्डिंग टू कूलम्स, F is equals to K Q1 Q2 over r²। ठीक है, यहां पर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, E1 और E2 दो चार्ज हो गए जो एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर हैं। K होता है कूलम्स कांस्टेंट और Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर हर एटम के लिए कांस्टेंट है। टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन ऑन न्यूक्लियस हर एटम में कांस्टेंट होता है, जब इसको कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए। तो यहां पर अगर हम रिप्लेस करें F, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल्स टू Z। K को रिप्लेस कर दिया हमने Z से, K कूलम्स कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहेगा। Q1 रिप्लेस बाय E1, Q2 रिप्लेस बाय E2 ओवर r² as it is। It means that centrifugal force can be written as Z E1 E2 over r²। और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल। दोनों पर 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज होता है। इसका मतलब E1 विल बी इक्वल्स टू E2। E1 किसके इक्वल है? E2 के, जिसको हम किसके बराबर ले रहे हैं? E के। हम जानते हैं कि E1 और E2 इक्वल है आपस में। खैर यहां पर R से एक R कैंसिल आउट, क्या बचा है? mv² इज इक्वल टू Z। E1 E2 किसके इक्वल होगा? E के, और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे? E² ओवर R। ठीक है, अब हमें R कैलकुलेट करना है। R जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा। R विल बी इक्वल्स टू ZE² ओवर mv²। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में तमाम चीजें कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, वेलोसिटी है जो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। हम ये चाहेंगे कि हम जो चीज वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। हमने कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2π। ये हमने बोहर थ्योरी में रिलेशनशिप पढ़ा है कि सिर्फ वही शेल पॉसिबल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर आ जाए इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज n h बाय 2π। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम एक चीज निकालेंगे, वेलोसिटी v। अब यहां पर v क्या आएगा? v विल बी इक्वल्स टू
NH बाय 2 पाई एम आर। हमें रिक्वायर्ड है वी स्क्वायर, करेंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर v स्क्वायर की वैल्यू पुट डाउन कर दें, जरा गौर से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज r will be equals to z e square m as it is। यहां पर पूरी वैल्यू पुट डाउन होगी, वो क्या है? v स्क्वायर will be equals to n स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। m से एक m कैंसिल आउट, ये वैल्यू रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी। इट मीन दैट r will be equals to z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक r चाहिए, हमें इक्वेशन के दोनों तरफ r और r स्क्वायर नजर आ रहे हैं। r स्क्वायर यहां पे नीचे आके डिवाइड होगा, तो r ओवर r स्क्वायर, ये क्या हो गया? 1 ओवर r। 1 ओवर r किसके इक्वल है? 1 ओवर r इक्वल हो गया 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। यहां पर हमारे पास यहां तक वैल्यू आ गई। अगर यहां तक कोई मसला है तो मुझसे भी पूछें, क्योंकि आगे हम इक्वेशन करने में स्पेस चाहिए, तो वो इसके बाद देख लेते हैं। देखिए भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी यहां पर कि आर स्क्वायर जाके नीचे डिवाइड हो गया और आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर आर बचा है। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहां पर इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। इट मीन दैट हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म आ गई, आर विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अगर हम तमाम चीजों कांस्टेंट्स को इनकी वैल्यू पुट डाउन कर दें, दैट इज h is equals to 6.625 exponent minus 34 joule second, pi 3.142, mass SI unit 9.1 exponent minus 31 kg, z for hydrogen 1, charge E 1.602 exponent minus 19 coulomb। तो क्या होगा यहां पर n का मतलब n रेडियस के लिए आ जाएगा n स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर और -10 मीटर, ये हम जानते हैं। तो -8 सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। Rn विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने बोर्स रेडियस की डेरिवेशन ड्राइव कर ली। अगर हम फर्स्ट कर लेंगे भाई 3 शेल है, फॉर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो यहां पे 3 शेल कंसीडर करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट शेल, फॉर n इक्वल्स टू 2 सेकंड शेल, एंड फॉर n इक्वल्स टू 3 थर्ड शेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इंटू 0.529, यहां पर हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 0.529, और यहां पर हो जाएगा R3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 0.529। देन फर्स्ट रेडियस विल बी इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकंड रेडियस इक्वल्स टू 2.116 एंगस्ट्रॉम, एंड थर्ड रेडियस 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो यहां हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस कर लिया बाय बोर्स थ्योरी। तो रेडियस के लिए हमारे पास डेरिवेशन थी, वो आ गई थी यहां पर एग्जैक्टली n स्क्वायर इंटू 0.529। और अगर पेपर में आएगा कि भाई थर्ड शेल तक इसकी ड्राइव कीजिए, तो हम फॉर फर्स्ट शेल, फॉर सेकंड शेल, ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट शेल, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड शेल, और लास्ट वन इज थर्ड शेल। इन तीनों के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव भी कर ली और न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। जब तक अल्लाह हाफिज।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।